गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत दिनों के बाद फिर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस हम यहां से कंटिन्यू करेंगे और साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी की, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में किस तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे हम? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्लीटली कवर कराएंगे स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। ये तीनों टेक्नोलॉजी कंप्लीटली कवर होगी। इसके अलावा अगर आईपीआर को समय मिल जाता है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कवर करेंगे हम लोग। तो अब हम शुरुआत करेंगे इन 2 महीनों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट की क्लासेस के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस की, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मदद उन विद्यार्थियों की जो अब फ्री ट्रायल ले चुके हैं और सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं, उनकी भी थोड़ी मदद कर देते हैं। सभी को गुड इवनिंग। योगेश, रश्मि, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सत्येंद्र, मोहित, रंजन, मोनिका, संतोष, संगम, सुरेश, अमरजीत, आकांक्षा, भरत, सभी को गुड इवनिंग। आइए शुरुआत कर रहे हैं हम आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी पार्ट 1 को। हम इसे कवर करेंगे कुछ ऐसे कि पीटी और मेंस दोनों में ही प्रॉब्लम न आए, क्योंकि जैसे कि इस साल का पेपर 2019 का पीटी था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल बहुत ज्यादा थे। जनरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिवली मेंस में आता था, लेकिन 2017-18 में 1-2 सवाल थे। लेकिन 19 में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, यह आइडिया लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में साइंस और टेक्नोलॉजी के सवाल अब सबसे ज्यादा होंगे। आइए शुरुआत कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस के अलावा बाकी सभी एजुकेटर जो अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर पढ़ा रहे हैं, आप सभी की क्लासेस भी देख सकते हैं। इन सभी की क्लासेस का टाइमिंग भी आपके सामने रखा हुआ है। हमारी क्लास भी आप 4 बजे देख सकते हैं। अनअकैडमी जो मेन चैनल है उस पर जनरल साइंस की क्लास चल रही है, बट वो बाइलिंगुअल रहेगी, मतलब मोस्ट ऑफ उसमें इंग्लिश ज्यादा यूज होगी। बाकी 8 बजे हमारा साइंस एंड टेक चल रहा है। साइंस एंड टेक में अगर हम बात करें तो साइंस और टेक में हम कवर करेंगे कंप्लीटली, पूरी तरह से फोकस करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को हम कवर करेंगे। स्पेशल क्लासेस, डेमो क्लासेस अभी भी आप देख सकते हैं। 31 अगस्त, 1 सितंबर, 3 सितंबर, 2 सितंबर की डेमो क्लासेस जैसे कि मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। और इस समय जो अनअकैडमी प्लस पर एजुकेटर्स है, लगभग अब 80 से ज्यादा एजुकेटर्स हो चुके हैं। लेकिन बहुत पुराने समय से जो एजुकेटर्स लगातार चल रहे हैं, हम कह सकते हैं कि एक टॉप एजुकेटर्स की कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में पूरा का पूरा एक सिंगल प्लेटफॉर्म, जहां पर यूपीएससी, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, सारी चीजों की तैयारी। और जो सबसे अच्छा अभी आपके लिए जो शुरुआत करने जा रहे हैं हम, वो है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो सब्जेक्ट है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का, सिंपली याद रखिएगा कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में बहुत ही छोटा सिलेबस होने के बावजूद यूपीएससी इस सेगमेंट से मिनिमम 15 से 16 सवाल पूछती हैं हर साल। पर 2013 में, 2016 में आप लगभग 32 से 35 क्वेश्चन इस टॉपिक से देख सकते, इस सेगमेंट से देख सकते। तो आने वाले टाइम में अब अनअकैडमी प्लस पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट। 13 तारीख से स्टार्ट होगा और 5 अक्टूबर तक लगभग 18 क्लासेस, 36 घंटे में हम कंप्लीट इकोलॉजी इन्वायरमेंट कवर करेंगे, बेसिक टू एडवांस, पीटी टू मेंस। अब जो सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए है, अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने 7 डेज फ्री ट्रायल स्टार्ट कर दिया होगा और बहुत सारे लोग क्लासेस भी ले रहे होंगे। तो आप जितना चाहे अभी 7 डेज ट्रायल को देखकर अपना आइडिया लगा दीजिए कि आपको कैसे तैयारी करनी है। अनअकैडमी प्लस पर किस तरीके से डाउट सॉल्व होते हैं, किस तरीके से तैयारी कराई जाती है, पूरा आइडिया आपको इन 7 डेज में लग जाएगा। जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन वैसे 35,000 का है, लेकिन अगर आप यहां पर रिफर कोड यूज कर रहे हैं MK Live, तो यह सब्सक्रिप्शन आपको केवल 31,500 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन 56,000 का है, लेकिन फिर से MK Live अगर आप यूज करते हैं तो ये 50,400 रुपीज में होगा। ये उन विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, या जिन्हें केवल हमारा ही कोर्स करना है
इतना समय हमें लग जाएगा पूरे एक एक चीजों को कवर करने में। सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाए थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं। सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम टारगेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर गेट सब्सक्रिप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। तो गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करने पर आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आप मंथली, 3 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं। जैसे कि 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया तो फिर कंटिन्यू को प्रेस कर दीजिएगा। फिर हमारा रिफर कोड अप्लाई करके आपको 10% ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही 10% ऑफ होगा 31,500 रुपीज में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो आइए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों के डाउट देख लेते हैं। जीएस वर्ड इलाहाबाद में अब नहीं आएंगे। बिल्कुल राहुल, अब हम जीएस वर्ड इलाहाबाद में नहीं आ पाएंगे क्योंकि अब लाइव क्लास होती है राहुल हमारी। एनटीपीसी मैथ्स के लिए इसमें ये मैथ्स की नहीं, अब ये साइंस टेक की क्लास है, साइंस टेक की क्लास है। गुड इवनिंग सभी को। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट हेमंत पढ़ाएंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ में बायोडाइवर्सिटी हम उसमें पूरा कंप्लीट करा देंगे। फ्री ट्रायल बढ़िया राजकुमार, फ्री ट्रायल आप देख सकते हैं इसमें। साइंस एंड टेक कंप्लीट करा संतोष, हम कंप्लीट तो नहीं लेकिन जो भी टॉपिक कराएंगे वो कंप्लीट कराएंगे। हमेशा याद रखिएगा जो भी टॉपिक हम कराएंगे वो कंप्लीट कराएंगे। फिर हमने ज्योग्राफी में अगर क्लाइमेटोलॉजी लिया था तो पूरा कंप्लीट किया था, ओशनोग्राफी लिया है तो पूरा कंप्लीट किया है। जियोमार्फोलॉजी को हम फिर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जनवरी के समय में, जियोमार्फोलॉजी को हम जरूर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बट बाकी किसी भी सेगमेंट को हम अब उसमें कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जैसे इकोनॉमिक्स में हमने जो भी टॉपिक लिया, बैंकिंग पूरा कंप्लीट करवाया, इन्फ्लेशन पूरा कंप्लीट कराया, फिर WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इसे पूरी तरह से क्लियर कराया था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं रिपीट कर रहा हूं, हम पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी कवर करेंगे, हम पूरा डिफेंस टेक्नोलॉजी कवर करेंगे, हम इसमें कंप्लीटली कवर करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। इन 3 सेगमेंट को हम कंप्लीटली कवर करेंगे। आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लासेस की। बिल्कुल हम पूरी ताकत से जो भी हो सकता है, इससे बियॉन्ड मत पढ़िएगा, इससे बियॉन्ड मत पढ़िएगा, जो भी हम इसमें कवर करा रहे हैं। वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमें पढ़नी होती है, जैसे कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, फिर जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, फिर हम इसमें कवर करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी, स्पेस रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, फिर इसी में हम कवर करते हैं IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में है। फिर इसी में हम कहेंगे क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का मतलब खास करके कण भौतिकी, कण भौतिकी का हम यहां पर जिक्र करेंगे कि कण भौतिकी कैसी होती है। फिर इसी में हम देखेंगे IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब हम कह सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, और हम कह सकते हैं कि इसी में हमें फिर कवर करना पड़ता है रोबोटिक्स, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिर नैनो तकनीक, नैनो तकनीक, और फिर हम अंत में कवर कर लेते हैं मिसलेनियस, विविध। मोटे तौर पर कहे तो ये 10 सेगमेंट हैं हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में, जिसमें से जो सबसे बड़े सेगमेंट है लगभग हम उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर आप खुद कवर करने जाएंगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। जिस सीक्वेंस में मैं कवर कराऊंगा नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। 69 लोग देख रहे हैं, 70 लोग देख रहे हैं, 54 ही लाइक है। अभी हम इतना भी बुरा नहीं कर रहे हैं इसमें, और कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सकता है बेस्ट होता चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कभी हमने मन से, ऐसा नहीं है कि कभी मन से ना पढ़ाया, पूरी तरह से मन से पढ़ाया है हर चीज को। कोई बुक की अभी जरूरत नहीं है सुरेंद्र, मैं बताऊंगा स्पेस टेक्नोलॉजी में। वैसे किताब उतनी कोई बेस्ट नहीं है, पर फिर भी कोशिश करेंगे कि कौन सी और बेस्ट किताब या कंटेंट हो सकता है जो इसको और भी ज्यादा बेटर कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं, और स्पेस टेक्नोलॉजी का पहले सिलेबस में बता दूं। स्पेस टेक्नोलॉजी का सबसे पहले हम सिलेबस देख रहे हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सिलेबस देख लेते हैं।
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को मैं कवर कराऊंगा कुछ इतने पॉइंट में। सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय, आखिर ये क्या होता है, किस तरीके की ये तकनीक है, तो परिचय की हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे इसमें हिस्ट्री, इतिहास, क्या इतिहास है हमारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के, कौन से माइलस्टोन रहे हैं हमारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर, हम उस पर चर्चा करेंगे। फिर संस्थाओं पर हम बात करेंगे, इंस्टीट्यूशन पर हम बात करेंगे, और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट, कितने प्रकार की कक्षाएं होती हैं और उनका क्या महत्व होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न प्रकार की कक्षाएं कौन सी हैं और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। और फिर हम आएंगे विभिन्न कक्षाओं के उपग्रह, विभिन्न कक्षाओं के उपग्रह एवं उनका अनुप्रयोग, उनका अनुप्रयोग। और फिर हम इसमें बात करेंगे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उपग्रह प्रक्षेपण यान, उपग्रह प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण यान। फिर हम बात करेंगे इंडियन स्पेस मिशन, जिसमें हम बात करेंगे चंद्रयान 1, 2 और 3 पर, तीसरा भविष्य में। फिर मंगलयान पर हम चर्चा करेंगे, फिर आदित्य पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारत के जो भी महत्वपूर्ण और करंट में अभियान होंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि गगनयान, जो वर्तमान में बहुत चर्चा में है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य, फिर गगनयान, जितने भी हमारे मिशन हैं उन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। फिर भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है, नौवहन प्रणाली है, भारत की जो नौवहन प्रणाली है जिसका नाम नाविक रखा है, जैसे जीपीएस आप लोग सुनते होंगे, जैसे कि आपने गैलीलियो अगर कभी सुना होगा, तो वैसे भारत की नौवहन प्रणाली नाविक को समझेंगे। फिर अंत में आएंगे स्पेस डेब्रिस, अंतरिक्ष कचरे पर, कि अंतरिक्ष कचरा क्या होता है, क्या कंसेप्ट है इसका। और सबसे अंत में हम देख लेंगे विविध, मतलब करंट पर चर्चाएं, जो भी करंट अफेयर है उस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेंगे, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी को बिना करंट अफेयर के कवर नहीं कर सकते हैं। तो मैं सिलेबस को एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं आपके सामने, आप सिलेबस पर एक नजर डाल दीजिए। इंट्रोडक्शन, पहले परिचय, फिर इतिहास, फिर कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारे देश में इसरो से जुड़ी हैं या इसरो के लिए काम करती हैं। फिर विभिन्न प्रकार की कक्षाएं, जैसे आप सुनते होंगे निम्न कक्षा, उच्च कक्षा, फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भूस्थैतिक कक्षा। फिर विभिन्न कक्षाएं और उनके अनुप्रयोग पर हम चर्चा करेंगे। फिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, उपग्रह प्रक्षेपण यान का एक सिंपल सा मतलब हुआ कि पीएसएलवी, जीएसएलवी, एएसएलवी, एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी और फिर आरएसएलवी। तो हम सारे जितने भी प्रक्षेपण यान होते हैं, ये है क्या, ये सारा बिल्कुल जीरो से शुरुआत करूंगा मैं, ये मानते हुए कि मेरे लाल और लाली आज पहली बारी साइंस और टेक पढ़ रहे हैं। फिर इंडियन स्पेस मिशन जो भी हैं, फिर नेविगेशन सिस्टम जो इंडिया का है, नाविक, स्पेस मिशन में चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य, भारत और गगनयान, जिसमें चंद्रयान 2 और गगनयान पर सवाल की पूरी गारंटी है। फिर स्पेस डेब्रिस, अंतरिक्ष कचरा, और फिर मिसलेनियस, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार डाउट देख लेते हैं। अमरजीत, मैराथन क्लास तो अभी नहीं संभव है, मैराथन क्लास हम देखेंगे एग्जाम जब कोई नजदीक आएगा तब। कोई ऐसा है जो ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? मोहित, ऐसे बहुत से लोग होंगे, यहां ना हो लेकिन बहुत से लोग होंगे। फिर हैं डॉक्टर रवि अग्निहोत्री, राइटर की बुक ली है मेग्रा हिल, कितनी कोई किताबों की जरूरत नहीं राहुल, बट हमारे साथ कवर करना कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। सब्सक्रिप्शन में पूरा कोर्स करवाएंगे बिल्कुल महेंद्र, ऑब्वियसली वहां तो मुद्राएं दी है तो पूरा कोर्स तो कराना ही पड़ेगा। यूट्यूब पर नहीं आते तो धन्यवाद जिन लोगों को हमारे न आने कारण तकलीफ हुई। अब हम कोशिश करेंगे, कंटिन्यू रहेंगे हम यूट्यूब पर। और एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मोहित, जब भी आप कोर्स कराएंगे तो एनसीईआरटी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और सीसेट में कंप्लीट मैथ्स कराएंगे, ऑब्वियसली। प्रिया का सवाल है कि प्लस में इकलौते आप ही है जो हिंदी में पूरी तरह हिंदी मीडियम के लिए पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है प्रीति, बहुत से लोग हैं जो हिंदी माध्यम में पढ़ा रहे हैं,
पर आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा तो बाकी भी वीडियो देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ये शुरुआत कर रहे हैं आज के कक्षाओं की, और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। तो कहानी के रूप में समझिएगा, आप ये मान के चलिए कि द्वितीय विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है, और द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तब इस पूरे विश्व पर एक नए चौधरी का अवतरण हुआ था। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले चौधरी की दौड़ में बहुत सारे लोग थे। ब्रिटेन भी चौधरी था, फ्रांस भी चौधरी था, जर्मनी भी चौधरी था, जापान भी चौधरी था, रशिया भी चौधरी था, और अमेरिका भी उस चौधरी की दौड़ में आगे था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा परमाणु हथियारों का उपयोग इस पृथ्वी पर एक नई शक्ति का जन्म था, और इस शक्ति ने स्पष्ट करा दिया बाकी चौधरियों को कि अब आप बहुत पीछे रह गए और हम बहुत आगे निकल गए हैं। क्योंकि पूरा द्वितीय विश्व युद्ध ने भू राजनीति को जमीन आसमान के रूप में बदल दिया था। जो देश कभी माने जाते थे कि उनके द्वारा इस दुनिया पर राज किया जा सकता है, वह तक अमेरिका की शक्ति के सामने नतमस्तक हो चुके थे। तो भारत अभी अभी आजाद हुआ था, वो भी इस कल्पना में था कि निश्चित ही यदि हमें शक्तिशाली होना है तो नाभिकीय शक्ति का विकास करना पड़ेगा। इसलिए आजादी के बाद किसी भी नेता का या किसी भी वैज्ञानिक का फोकस इस बात पर नहीं था कि हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्या करना चाहते हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल डायरेक्शन क्लियर था कि हम नाभिकीय प्रौद्योगिकी में हम परमाणु शक्ति को अर्जित करना चाहते हैं। पर हम कह सकते हैं कि आजादी के बाद लगभग 1950 के आसपास जब अमेरिका और रूस इन दोनों के मध्य हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास इन दोनों देशों में तीव्र हुआ, तो बाकी देशों का आकर्षण बढ़ा। उसमें भारत भी इससे अछूता नहीं था, भारत में भी इसका आकर्षण बढ़ा। तो 1950 के समय भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत परमाणु विभाग के अंतर्गत की थी। तो सबसे पहली बात, परमाणु विभाग के अंतर्गत भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रारंभ हुआ। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रारंभ हुआ। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत हम कह सकते हैं कि परमाणु विभाग के अंतर्गत हुई। लेकिन विक्रम साराभाई, इनका बहुत ज्यादा ध्यान गया और उनका मन था कि भारत इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े, और उन्हीं के अथक प्रयासों के बाद एक कमेटी का निर्माण हुआ 1962 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था इनकोस्पार, इंडियन नेशनल काउंसिल ऑन स्पेस रिसर्च। यह भारत की पहली समिति थी जो इस बात पर ध्यान देगी कि भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किस तरीके से आगे बढ़ेगा और किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगा। इस समिति की बहुत सी सिफारिशें आई, इस समिति ने बहुत से काम किए, इस समिति ने भारत में एक तरीके से नींव रखी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की। 1969 में 7 वर्षों के बाद ही इसी समिति को कन्वर्ट कर दिया गया इसरो के रूप में, इसी समिति को बदला गया इसरो के रूप में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो कहते हैं। इसकी स्थापना 1969 में हुई, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, और अभी इस समय के शिवन इसके अध्यक्ष हैं, इसके चेयरमैन हैं। तो अगर एक सिंपल सी मैं आपके सामने बात कहूं तो आपको अब इतिहास के रूप में जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया है वो इंट्रोडक्शन ये है कि भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रारंभ परमाणु विभाग के अंतर्गत हुआ, लेकिन विक्रम साराभाई के प्रयासों के तहत सबसे पहली बार इनकोस्पार का गठन किया गया। इस समिति ने ही धीमे धीमे भारत सरकार पर एक तरीके से मोटिवेशन लाया, दबाव लाया कि भारत को भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ना चाहिए, और 1969 में इसरो की स्थापना बेंगलुरु में हुई और के शिवन साहब इसके अध्यक्ष रहे हैं अभी इस समय। अब थोड़े इतिहास पर आ जाते हैं, एक एक वर्ष के रूप में इतिहास को याद रखना।
टाइमलाइन के रूप में इतिहास को याद रखना। याद रखने के बाद ऑब्जेक्टिव सवाल तो सॉल्व होंगे ही, पर इसमें मेंस का एक सवाल बन सकता है कि भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अभी तक के इतिहास का संक्षिप्त विवरण कीजिए। या फिर सवाल बन सकता है कि आपके विचारानुसार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत के वो कौन से माइलस्टोन हैं, कौन सी उपलब्धियां हैं जो भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बाकी देशों की प्रौद्योगिकी से उच्च कर देती है। तो कुछ इतिहास के इन्हीं लम्हों को आप समझा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इतिहास की। आइए शुरुआत कर रहे हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इतिहास की। सबसे पहला इन्कोस्पार। इन्कोस्पार के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि यह भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर गठित की गई पहली समिति थी। इसमें बड़ा योगदान था विक्रम साराभाई का, और इसी समिति को कन्वर्ट किया गया आगे इसरो में। 1969 में इसरो की स्थापना हुई। लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी कार्यक्रम अगर भारत में लाना है तो हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, और पैसा हम किस मंत्रालय से मांगेंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग की स्थापना की गई 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई जिसका कार्य था अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए वित्त उपलब्ध कराना। तो फाइनेंसिंग का जो जिम्मा था वो स्पेस डिपार्टमेंट के तहत आया। 1972 में स्पेस डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई। पर आपको यह तारीख याद होनी चाहिए, 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975, 1975 की ये 19 अप्रैल भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का स्वर्णिम दिन है, जब भारत ने अपना पहला प्रायोगिक मतलब इसका हम कोई यूज ज्यादा नहीं करने वाले थे, या ये कोई व्यवसायिक उपयोग का नहीं था, एक तरीके से प्रैक्टिकल था, टेस्टिंग था कि हम अपना पहला उपग्रह भेजकर देखना चाह रहे हैं कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए उपग्रह किस सटीकता के साथ काम करता है। तो भारत का अपना पहला उपग्रह 1975 को आर्यभट्ट के नाम से प्रक्षेपित किया गया, और वो जगह थी जहां से प्रक्षेपित किया गया कापुस्तीन यार। रूस ने हमारी मदद की थी। उस जमाने के रशियन फेडरल को हम कह सकते हैं, वर्तमान के रूस ने हमारी मदद की थी, और रूस से ही कापुस्तीन यार, इस जगह से ही इसको प्रक्षेपित किया गया था। बहुत ही छोटा और बहुत ही कम वेट का था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों का मनोबल बहुत बड़ा, क्योंकि यह भारत का पहला उपग्रह था जो प्रायोगिक तौर पर ही सही लेकिन कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित होकर इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। तो क्या कहानी के रूप में आपके दिमाग में एंट्री हो रही है? 1962, 1969, 1972, फिर 1972 के बाद 1975, वो भी 19 अप्रैल 1975, जब भारत ने अपना पहला प्रायोगिक उपग्रह आर्यभट्ट इस अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। मैं रिपीट कर रहा हूं एक और बात, इस उपग्रह को आप लोगों ने इतनी बार देखा है लेकिन शायद कभी इस बात पर नोट नहीं किया होगा। यह उपग्रह आपको मिलेगा 2 रुपए के नोट पर। आप जो 2 रुपए के नोट पर यह उपग्रह देख रहे होते हैं, यह आर्यभट्ट ही होता है। इसी उपग्रह को दर्शाते हुए ये 2 रुपए के नोट पर छापा गया था। तो आर्यभट्ट जो लगभग इसका जो डायग्राम है वो भी वैसा ही है जैसे कि रोहिणी या हम कहेंगे कि भास्कर का डायग्राम होता है। तो 2 रुपए के नोट पर ये जो चित्र आप देखते हैं, यह चित्र आर्यभट्ट का ही है, ये आर्यभट्ट का ही चित्र है। तो अब आप धीमे धीमे आगे बढ़ते चलिएगा कहानी के रूप में। 1962, 1969, 1972, 1975 तक हम पहुंच गए हैं। अब भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ता गया, और भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अगला वर्ष है 1979।
क्यों याद रखना है इस वर्ड हमें? तो ये भारत में निर्मित पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। देखना, रिमोट सेंसिंग उपग्रह, ये शब्द बार बार आएगा तो मैं थोड़ा समझा देता हूं। ये शब्द बार बार आएंगे तो हम समझते हैं कि ये उपग्रह होते क्या हैं। रिमोट सेंसिंग उपग्रह का मतलब होता है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का मतलब होता है जो पृथ्वी पर ऊपर से ही, जो पृथ्वी पर ऊपर से ही निगाह रखेगा और पृथ्वी के फोटोग्राफ हमें भेजेगा, तो हम इसे कहेंगे कि वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। रिमोट सेंसिंग और दूर संचार, दो उपग्रह दिमाग में भर दो, मैं समझाऊंगा क्या होते हैं, बट अभी दिमाग पर बस इतना जोर डालिए, दो उपग्रह है, एक रिमोट सेंसिंग, जैसे रिमोट नहीं होता हमारे टीवी का, दूर से ही काम करता है, वैसे ही रिमोट सेंसिंग है जो दूर से ही हमारे पृथ्वी पर फोटोग्राफ खींचेंगे, निगाह रखेंगे, बताएंगे कहां पानी है, कहां मैदान है, कहां जंगल है, कहां गेहूं बोया है, कहां चावल बोया है, कहां कोयला है, कहां खदान है, कहां पेट्रोल है, इसे कहेंगे रिमोट सेंसिंग। और एक उपग्रह होते हैं जो कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं, बहुत ऊंचाई पर होते हैं, जिन्हें कहते हैं दूर संचार उपग्रह। टेलीविजन में हम उसका उपयोग करते हैं, या हम कहेंगे कि जो इंटरनेट की जगह पर दूर संचार वाले सैटेलाइट मोबाइल होते हैं, सैटेलाइट मोबाइल में हम उसका उपयोग करते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनका उपयोग दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा के लिए भी किया जाता है। तो जो दूर संचार के लिए उपयोग किए जाएंगे, दूर संचार करने के लिए, दूरी पर कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ऊंचाई पर मिलने वाले उपग्रह दूर संचार। तो रिमोट सेंसिंग ये पृथ्वी के नजदीक वाले होते हैं, क्योंकि फोटो खींचना है तो नजदीक से फोटो खींचेंगे, और दूर संचार तो दूरी से किया जाएगा संचार, इसलिए दूर होगा। तो रिमोट सेंसिंग दिमाग में डालिएगा, नजदीक का उपग्रह। भारत का पहला प्रायोगिक, प्रायोगिक शब्द पर ध्यान देना, प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह जिसे भास्कर प्रथम, जिसे भास्कर प्रथम के नाम से जाना जाता है, लॉन्च किया गया था। तो 1979 के ईयर को आप याद रखेंगे। इंडिया का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रायोगिक, प्रायोगिक प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो था वह भास्कर प्रथम था 1979 में, 1979 में। फिर दूसरा है 1980, 1980, 1980 भारत के पहले प्रायोगिक उपग्रह वाहन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी, एसएलवी थर्ड, ये एक तरीके का वाहन होता है। देखो, कोई भी उपग्रह जब अंतरिक्ष में जाता है तो उस अंतरिक्ष में उपग्रह को हम कोई, हमारे पास महान शक्तियां नहीं कि फेंक देंगे, कोई ना कोई रॉकेट होता है, कोई ना कोई यान होता है जो उपग्रहों को ले जाता है, उसे कहते हैं प्रक्षेपण यान। एक होता है प्रक्षेपण जगह, स्टेशन जिसे कहते हैं, स्टेशन नहीं कहेंगे हम, स्टेशन जैसे दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है, दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, वैसी एक जगह है जहां से उपग्रह भेजे जाते हैं, उसे कहते हैं स्पेस स्टेशन। उस स्पेस स्टेशन पर एक बहुत बड़ा संरचना होती है जिसे रॉकेट या प्रक्षेपण यान कहेंगे। उस प्रक्षेपण यान के ऊपरी जगह पर सिरे पर बैठा होता है उपग्रह। तो पहली बार अभी तक हमने जो उपग्रह प्रक्षेपित किए उसमें रशिया ने हमारी मदद की थी, लेकिन हमने हमारा प्रक्षेपण यान भी बनाया, और हमारा जो पहला प्रक्षेपण यान था एसएलवी थर्ड के नाम से लॉन्च किया गया, जो अंतरिक्ष कार्यक्रम में इंडिया को छठा राष्ट्र बनाता है। वास्तव में इसके पहले केवल 5 ही ऐसे देश थे जिनके पास उपग्रहों को ले जाने के लिए प्रक्षेपण यान थे। आज हम प्रक्षेपण यान तकनीक में बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन 1980 का यह समय याद रखिएगा जब प्रक्षेपण यान तकनीक में हमने शुरुआत की थी। हमने वो रॉकेट बनाने शुरू किए जो उपग्रहों को ले जाएंगे, हमने वो यान बनाना शुरू किया, हमने वो रॉकेट बनाना शुरू किया। रॉकेट आपने दिवाली का अगर देखा होगा तो जो ऊपरी कोना होता है उस पे सैटेलाइट होता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो केवल यान है, ईंधन है जो उसे ऊपर ले जाने में मदद करेगा। ऐसी संरचना को हम रॉकेट या एसएलवी या वाहन कहेंगे जो हमारे उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाता है। ऐसी शुरुआत एसएलवी 3 से हुई थी, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से हुई थी। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 1980 में शुरू किया गया था। कहानियों के रूप में याद रखना, कहानियों के रूप में याद रखना, 1962, 1969,
1972, 1975, 1979 और 1980, अभी तक हमने लगभग 20 वर्ष का इतिहास देख लिया है। अभी तक हमने 20 वर्ष का इतिहास देख लिया है। अब आइए समझते हैं आगे की कहानी क्या हुई। फिर इस इतिहास में नया मोड़ आया 1982 में, और भारत ने अपना पहला व्यावसायिक दूरसंचार उपग्रह, इनसेट 1A, ये जो इनसेट है इसका नाम होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट 1A। हम देखेंगे डिटेल में सब कुछ, पर अभी हम इतिहास के माइलस्टोन समझ रहे हैं। इसका जो नामकरण होता था ना, जैसे कि इनसेट पहला प्रोजेक्ट, इसमें 5 उपग्रह छोड़े गए, तो इनका नाम कैसा रखा? इनसेट 1A, 1B, 1C, 1D, 1E। फिर दूसरा प्रोजेक्ट इनसेट 2A, 2B, 2C, 2D, 2E। तो जिस नंबर का प्रोजेक्ट होगा और जोन से उस प्रोजेक्ट में जिस नंबर का वो सैटेलाइट होगा तो उसे ABCD से दर्शाएंगे। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट 1A, इंडियन नेशनल सैटेलाइट भू स्थैतिक कक्षा में प्रक्षेपण किया गया, लेकिन यह असफल रहा। वास्तव में नासा की मदद ली थी इसमें हमने, नासा ने हमारी मदद की थी, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो अमेरिका के नासा एजेंसी ने हमें मदद की थी इसमें, लेकिन पहला जो था वो अनसक्सेस था, बहुत बड़ा झटका था। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों का मनोबल नहीं गिरा। उन्होंने 1 वर्ष के भीतर 1983 में, अगले ही वर्ष, इनसेट 1B को लॉन्च किया, और यह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित होने वाला भारत का पहला दूरसंचार उपग्रह था। 1983 में इनसेट 1B सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया और फ्लोरिडा के केप कैनेवल से इसका प्रक्षेपण किया गया था। नासा ने इसमें मदद की थी। मैं इतिहास के पन्नों को फिर रिपीट कर रहा हूं। 1982 भारत ने अपना पहला व्यावसायिक दूरसंचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया। इनसेट 1A असफल रहा। नासा के जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका जो स्पेस स्टेशन है केप कार्नेवल फ्लोरिडा, वहां से ये अनसक्सेसफुल रहा। पर 1 साल के भीतर ही हमने अगली शुरुआत की, और 1 साल के भीतर ही हमने उसे आगे भेज दिया फ्लोरिडा। मतलब हमने 1 साल के अंदर ही 1983 में इनसेट 1B का सफल प्रक्षेपण करके दिखाया। कहानी में अब आप 1983 तक पहुंच चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 1984 बहुत बड़ा माइलस्टोन है। 1984 बहुत बड़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। क्यों महत्वपूर्ण बात है 1984 की? वो इसलिए है क्योंकि भारत और सोवियत संघ का संयुक्त मानव युक्त मिशन, इसमें भारत के एक कॉस्मोनॉट्स या एस्ट्रोनॉट्स, मतलब एक अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और दूसरे 2 अंतरिक्ष यात्री जो सोवियत रूस के, या उस समय के सोवियत रूस या वर्तमान के रशिया के थे, शुरू किया गया। इस मिशन में पहले भारतीय कॉस्मोनॉट रशिया में यूज होता है, आप एस्ट्रोनॉट्स भी कह सकते हैं। राकेश शर्मा रूसी अंतरिक्ष स्टेशन सॉल्ट्यूट 7 में 8 दिन बिताते हैं। ये पॉइंट इसलिए याद रखना क्योंकि अब हम गगनयान की कल्पना कर रहे हैं, और गगनयान जब भी सवाल बनेगा इतिहास के पन्नों में 1984 के इस वर्ष को जरूर दोहराया जाएगा, क्योंकि यह भारत का पहले नागरिक थे जो इस किसी अंतरिक्ष स्टेशन पर, जो रूस का अंतरिक्ष स्टेशन था, वहां पर उन्होंने 8 दिन बिताए थे। जैसे कि गगनयान में हम जो कल्पना कर रहे हैं कि हमारे पृथ्वी की निम्न कक्षा में हम एक अंतरिक्ष यान में 3 भारतीयों को ले जाएंगे, वैसे 3 लोगों को लिया गया था, उसमें से एक भारतीय थे राकेश शर्मा। तो ये इतिहास के पन्नों में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अब गगनयान की जब शुरुआत हुई है तो इतिहास का ये पन्ना भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो 1984 भारत और सोवियत संघ का संयुक्त मानव युक्त मिशन शुरू किया गया। इस मिशन में पहले भारतीय कॉस्मोनॉट्स या पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा रूसी अंतरिक्ष स्टेशन सोल्यूट 7 में 8 दिन बिताते हैं। फिर अगला वर्ष आता है 1988। 1988 IRS, ये जो IRS नाम है इसका मतलब है इंडियन रिमोट सेंसिंग। इंडियन रिमोट सेंसिंग मतलब दिमाग में आ गया दूर संवेदी, जो पृथ्वी के दूर से फोटोग्राफ खींचेगा, कहां पेट्रोल है, कहां पर पानी है, कहां मैदान है, कहां खेती की जा रही है, पूरा का पूरा मैप बनाकर बता सकेगा। दूर संवेदी उपग्रह जिसमें कैमरे लगे होंगे वो फोटोग्राफ खींचेगा, उसे कहेंगे दूर संवेदी उपग्रह। और जो दूर संचार वाले होंगे वो बहुत ऊंचाई पर होंगे, जिसे इनसेट 1A के नाम से 1B के नाम से हमने लॉन्च किया था। पर भारत का पहला हम कहेंगे व्यावसायिक दूर संवेदी उपग्रह जो था इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था IRS-1A। IRS-1A 1988 में इसका सफल प्रक्षेपण हुआ और यह सफल प्रक्षेपण फिर रूस की मदद से हुआ था, जो कजाकिस्तान में, रूस का कजाकिस्तान में जो सेंटर है बैकोनूर, वहां से कॉस्मोड्रोन, बैकोनूर कॉस्मोड्रोम एक तरीके से स्पेस स्टेशन है रूस का कजाकिस्तान में, वहां से प्रक्षेपित किया गया है। कजाकिस्तान में वहां से इसे प्रक्षेपित किया गया था, वहां से इसे प्रक्षेपित किया गया था। इतिहास के पन्नों को फिर रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहला 1962 इनकोस्पार, 1969 इसरो, 1972 अंतरिक्ष विभाग, 1975 आर्यभट्ट, 1979 हम कहेंगे कि भास्कर पहला जो हमारा इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रायोगिक था, मतलब वो व्यावसायिक नहीं था, बस एक प्रैक्टिकल कर रहे थे हम लोग, तो भास्कर 1 प्रक्षेपित हुआ था। 1980 हमने प्रक्षेपण यान जो रॉकेट उपग्रहों को ले जाएगा, ऐसा शुरुआती एक यान बनाया था सफलतापूर्वक SLV-3 के नाम से। 1982 इनसेट 1A असफल हुआ, नासा की मदद से प्रक्षेपित हुआ, भारत का पहला दूरसंचार उपग्रह था। इनसेट 1B भारत का पहला सफलतम दूरसंचार उपग्रह था, जो नासा की मदद से फ्लोरिडा से भेजा गया था, सफल हुआ था 1 साल के अंदर ही। 1983 1984 सोवियत रूस और भारत का संयुक्त मानव युक्त मिशन था, जिसमें भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और रूस के 2 अंतरिक्ष यात्री सोल्यूट 7 में, सोल्यूट 7 एक स्पेस स्टेशन है जहां पर 8 दिन रहे थे, मतलब लगभग निम्न कक्षा में है ये भी। 1988 इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, भारत का पहला दूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था कजाकिस्तान के बैकोनूर से। क्या ये सारी बातें क्लियर होती चली आ रही हैं? अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से इसी में कुछ और नई बातों को जोड़े। तो 1988 तक का इतिहास क्लियर है। अब आ रहे हैं 1994, एक इंपॉर्टेंट ईयर है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब हमने हमारा भारत का सबसे सफल प्रक्षेपण यान, जिसे PSLV हम जानते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, क्या होता है समझेंगे हम। अभी हम गरीब लोग बस इतना समझ ले कि 1994 वो पहला वर्ष था जब PSLV का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। सक्सेसफुली हमने PSLV को यूज किया, सफलतापूर्वक इसका उपयोग किया गया, वो था 1994, 1994। फिर 1999 ये वर्ष भी आपको याद रखना है, क्योंकि अब हम इतने सक्षम हो गए थे कि अपने देश के अलावा किसी और देश के उपग्रहों को भी प्रक्षेपित करने की ताकत हम में आ गई थी। तो 1999 का वर्ष याद रखा जा सकता है जब PSLV ने विदेशी उपग्रहों को ले जाना शुरू किया। तो विदेशी उपग्रहों को ले जाने की शुरुआत 1999 में, 1994 में PSLV का सफलतापूर्वक प्रयोग, 2001 GSLV को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। GSLV को सक्सेसफुली हमने उपयोग किया। ये GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हैं।
यह भी एक प्रक्षेपण यान है जो उपग्रहों को और ऊंचाई पर ले जा सकता है, और वह उपग्रहों में या प्रक्षेपण यानों में अभी तक का सबसे उन्नत उपग्रह प्रक्षेपण यान मानते हैं। तो GSLV की शुरुआत 2001 में हुई। 1994 वैसे तो हमारा पहला प्रक्षेपण यान SLV था जिसकी शुरुआत हमने की थी 1980 में। दूसरा ASLV था, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तीसरा PSLV जो वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला प्रक्षेपण यान है भारत का। फिर विदेशों के लिए भी हमने उपग्रह शुरू किए भेजना 1999 में। 2001 में GSLV जो हमारे भारत में एक तरीके से बहुत जरूरी था, ऐसा प्रक्षेपण यान जो बहुत ऊंचाई पर बहुत भारी उपग्रहों को ले जाने की ताकत रखता है। फिर याद रखना है अक्टूबर 2008 चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण, याद रखिएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 की जब चर्चा हो रही है तो चंद्रयान 1 के बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवालों में चंद्रयान 1 भी बन सकता है। तो अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण किया गया। अक्टूबर 2008 में सफल प्रक्षेपण किसी मतलब पृथ्वी के अलावा किसी और खगोलीय पिंड पर भारत के द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह था चंद्रयान 1। पृथ्वी के अलावा किसी और खगोलीय पिंड पर भेजा गया भारत का पहला उपग्रह चंद्रयान 1। हम देखेंगे इसकी क्या खासियत थी, हमें पढ़ना है, पर हम इस इतिहास के पन्नों को पलटकर एक टाइमलाइन दिमाग में बना रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं 1962, 1969, 1972, 1975, 1979, 1980, 1982, 1983, 1988, फिर 1988 के बाद 1994, 1994 के बाद 1999, 1999, 2001, 2001 के बाद 2008 भारत की सक्षमताएं बहुत तेजी से बढ़ती चली गई। जियो सिंक्रोनाइज बिल्कुल भूपेंद्र पर आगे बढ़ते अभी अब हम बात कर रहे हैं 2013 की। 2013 की ये तिथि आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि भारत ने अपना पहला नेविगेशन सैटेलाइट, नेविगेशन का मतलब होता है जो बताएगा कि दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है। हमारा जो स्टूडियो है, अगर आप सर्च करेंगे तो स्टूडियो आपको डायरेक्शन बताएगा। तो ये जो जीपीएस की हम मदद लेते हैं, तो वैसे ही भारत ने अपना पहली शुरुआत की थी। तो 2013 में जुलाई 2013 को PSLV C-22, C का मतलब होता है कार और 22 मतलब उसकी 22वीं उड़ान कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक जो प्रक्षेपण यान होता है, जो रॉकेट होता है, जो उपग्रहों को ले जाता है, वो एक बार उपग्रह को ले गया तो वो तबाह हो जाता है, टूट जाता है, इसलिए उसकी एक ही उड़ान मतलब खत्म। तो C-22 मतलब 22वीं उड़ान एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो जुलाई 2013 को भारत ने पहले स्वदेशी क्षेत्रीय रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 1A, पढ़ेंगे हम ये भी कि ये क्या होता है, बट हम इतिहास के पन्नों पर हैं। 1A के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। फिर नवंबर 2013, इसे तो याद रखिएगा ही, क्योंकि कुछ ही समय के बाद इस प्रक्षेपण यान की मदद से मास ऑर्बिटल मिशन MOM या मंगलयान 1 5 नवंबर 2013 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। यह भारत का पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर भेजा गया पहला उपग्रह था। मार्स ऑर्बिटल मिशन 5 नवंबर 2013 में इसे शुरू किया गया था। तो नवंबर 2013 वैसे जुलाई 2013 पहला नेविगेशन सैटेलाइट, और जुलाई के बाद नवंबर 2013, 5 नवंबर 2013 PSLV C-25। भूपेंद्र, नाविक के बारे में कुछ जानकारी नहीं, इतनी जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे कि तुम किसी और जानकारी के मोहताज नहीं रहोगे। लेकिन अभी मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं तुम्हें इतिहास बता रहा हूं।
तुम मेरी चीजों को समझ पाते हो कि नहीं? मुझे कभी कभी दुख हो जाता है। मैं इतिहास के पन्नों पर हूं, वो माइलस्टोन आपके सामने रख रहा हूं जो आपने कभी भी स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते समय अपने दिमाग में रखने चाहिए। मैं यहां पर अभी किसी टॉपिक को, मैंने ना मंगलयान पढ़ाया ना चंद्रयान, क्या एक दिन का स्पेस टेक्नोलॉजी है? 5 से 6 दिन लग जाएंगे। तो एक एक पड़ाव पर आने दीजिएगा मुझे। मैंने सिलेबस भी दर्शाया है, उसी सिलेबस से मैं आगे बढ़ूंगा। अभी हम इतिहास के पन्नों पर हैं और 2013 के 2 हमें माइलस्टोन याद रखने हैं। जुलाई 2013 भारत का स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1A को भेजा। नवंबर 2013 मार्स ऑर्बिटल मिशन, यह हमें याद रखना है क्योंकि यह भारत के नजर से बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब जैसे हमारे जो खेत सिंह राठौर है, चंद्रयान 2 के बारे में जानकारी देवे। मेरे लाल, मैंने समझाया, मैं सबके बारे में जानकारी दूंगा, मैं सभी चीजों को समझाऊंगा, पर तुम मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? एक कक्षा को कक्षा जैसा लिया करो ना। बहुत गंदा करते हो तुम ऐसे कमेंट्स बताकर, मुझे बहुत गंदा और इरिटेशन होता है कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मेरे लाल और लाली अपने ही रूप में लगे हुए हैं। मैं IAS बनाना चाह रहा हूं, वो हवलदार बने में लगे हुए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं पहले इतिहास पढ़ा रहा हूं मेरे लाल और लालियों, मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं कि कौन कौन से इतिहास में वर्ष ऐसे हैं जो हमारे भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बहुत जरूरी है। बाकी मैं सबकी जानकारी दूंगा, सबको पढ़ाऊंगा मैं, पर अभी हम पन्नों में हैं इतिहास के। कौन से ऐसे वर्ष है जो हमें याद होनी चाहिए, इस बात को समझिएगा, उस बात को समझिएगा प्लीज। अब हम बात कर रहे हैं इसमें मार्स ऑर्बिटल मिशन 2013। फिर अगला इतिहास का ये समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इतिहास में ये वर्ष भी याद रखना है तारीख सहित। 15 फरवरी, 14 फरवरी सभी को याद होगी मुझे पता है, 15 फरवरी को भी याद रखना। 15 फरवरी 2017 का ये वो दिन है जब भारत की इसरो ने एक विश्व कीर्तिमान बनाया था। एक ही प्रक्षेपण यान से, एक ही रॉकेट से, एक ही उपग्रहों को ले जाने वाली जगह से 104 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया था। यह भारत का कीर्तिमान। अभी इसके नजदीक दूर दूर तक कोई नहीं है क्योंकि इसके पहले रूस का कीर्तिमान था 31 उपग्रहों का, 29 उपग्रहों का। अब हमारे लिए वो बहुत गरीब हो गए। हमने 104 उपग्रहों को एक साथ अलग अलग कक्षाओं में प्रक्षेपित करके दिखाया था। 15 फरवरी 2017 की यह तारीख इसरो के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट के द्वारा, एकल प्रक्षेपण यान के द्वारा 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था। फिर 2017 को ही याद रखिएगा, 2017 को भारत का GSLV मार्क 3, ये याद रखना, ये भारत का वो रॉकेट है, ये भारत का वो प्रक्षेपण यान है जो 4000 किलोग्राम वजन के उपग्रह को ऊंचाई तक सबसे ऊंची कक्षा तक ले जाने की ताकत रखता है। भारत का वो प्रक्षेपण यान जो 4000 किलोग्राम भार वाले उपग्रह को सबसे ऊंची कक्षा में ले जाने की ताकत रखता है। यह सबसे ताकतवर प्रक्षेपण यान है, यह सबसे ताकतवर रॉकेट है, यह सबसे ताकतवर वो यान है जो उपग्रहों को ले जाने की क्षमता रखता है। और इसके द्वारा GSAT-19 नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो GSLV मार्क 3 नाम याद रखना, यह भारत का अभी तक का सबसे ताकतवर प्रक्षेपण यान है। इससे ज्यादा ताकतवर कोई प्रक्षेपण यान इस समय भारत के पास तो नहीं है, इसलिए इसे तो आपको याद रखना होगा। तो 2017 के 2 माइलस्टोन याद रखने हैं इतिहास में। 14 नवंबर 2018, तारीख न भी याद रहे तो चलेगा, नवंबर 2018 GSLV मार्क 3 ने GSAT-29 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। क्यों याद रखेंगे GSAT-29 को? भारत के द्वारा अभी तक भेजा गया सर्वाधिक
भारी उपग्रह लगभग 3500 किलोग्राम, लगभग 3500 किलोग्राम, 3400 कुछ समथिंग है, 3500 किलोग्राम वजन का उपग्रह जो भारत की जमीन से, भारत की भूमि से प्रक्षेपित किया गया GSAT-29। इसलिए GSAT-29 को याद रखना है। यह सबसे भारी उपग्रह है जो 2018 के नवंबर में इसरो ने प्रक्षेपित किया था भारत की धरती से। वैसे अगले ही समय में 5 दिसंबर, तारीख न भी याद रखे चलेगा, दिसंबर 2018 GSAT-11 भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह फ्रेंच गुआना, दक्षिण अमेरिका में यूरोप का जो स्पेस स्टेशन है फ्रेंच गुआना, आप अगर देखेंगे तो लगभग विषुवत रेखा के आसपास मिलेगा। फ्रेंच गुआना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसका वजन लगभग 5854 किलोग्राम का है। यह भारत का अभी तक का सबसे भेजा गया भारी उपग्रह है, पर इसे फ्रेंच गुआना से भेजा गया क्योंकि अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, वो इसलिए भेजा गया क्योंकि हमारी सर्वाधिक क्षमता जो GSLV Mark 3 की है वो 4000 किलोग्राम तक की ही है, जबकि इसका वेट 5854 किलोग्राम है। हमारे पास अब वो अभी प्रक्षेपण यान नहीं है जो इस वजन के उपग्रहों को ले जा सके, इसलिए हमें फ्रेंच गुआना की मदद लेनी पड़ी, इसलिए हमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद लेनी पड़ी। हमारे पास जो ताकत है वो 4000 किलोग्राम तक की है। तो भारत की जमीन से सर्वाधिक भारी उपग्रह जो प्रक्षेपित किया गया है वो 3500 किलोग्राम के आसपास का है, GSAT-29। और भारत का अभी तक का सबसे भारी उपग्रह 5854 किलोग्राम का है, GSAT-11, जिसे फ्रेंच गुआना से प्रक्षेपित किया गया है। फ्रेंच गुआना से प्रक्षेपित किया गया है। इतिहास के पन्नों का आखिरी समय आता है 2019 की 22 जुलाई। वैसे तो 14 जुलाई की तारीख थी, लेकिन 22 जुलाई ये तारीख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 जुलाई 2019 को भारत के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 M1, उसका नाम रखा गया था चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ये इतिहास है भारत के माइलस्टोन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में। आइए मैं इस इतिहास को शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर दूं। तो 1962 से कहानी शुरू हुई, 1969 में कहानी पहुंची, 1969 से 1972 में, 1972 से 19 अप्रैल 1975 में, 1975 से 1979 में, 1970 से 1980 में, 1980 में, फिर 1980 से हम आगे बढ़े 82 में, फिर 82 से हम आगे बढ़े 83 में, फिर 88 में, फिर 94 में, फिर 99 में, फिर 2001 में, फिर 2008 में, फिर 2013 में। हमने जुलाई 2013 भी पढ़ना है और हमें नवंबर 2013 भी पढ़ना है। फिर 2013 नवंबर के बाद 2017 फरवरी 2017, फरवरी 2017, जुलाई 2017, फिर हमें याद रखना है नवंबर 2018, नवंबर 2018, दिसंबर 2018 और आखिरी में जुलाई 22 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019। एक ही पेज में पूरा इतिहास समझा दिया मैंने, एक ही पेज में पूरा इतिहास समझाने की कोशिश की है। आप अगर मेरी बात को ध्यान से समझ पाए होंगे तो ये वो माइलस्टोन है जो भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इतिहास में एक तैयारी करने वाले विद्यार्थी को याद होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल भी और सब्जेक्टिव सवाल भी यहां से उठाया जा सकता है।
ये वो टाइमलाइन है, ये वो कंसेप्ट है जो आपको बताएगा, समझाएगा कि आखिर किस तरीके से भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। बाकी इसमें बहुत से शब्द आए होंगे जो आपके मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन कर गए होंगे, लेकिन उस पर टेंशन मत लेना। अभी मैं खड़ा हूं और जब तक मैं स्पेस टेक्नोलॉजी को खत्म ना कह दूं तब तक अपने दिमाग पर तनाव मत रखना। जिस दिन मैं खत्म कर दूं और कोई डाउट रह जाए तो हमें जिम्मेदार ठहराना, बताना। लेकिन अभी पूर्ण रूप से अगर हम फोकस करें तो ये टाइमलाइन आपको याद रखना है, ये इतिहास याद रखना है, हर वर्ष का क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है वो याद रखना है। बाकी अभी डाउट देख लेते हैं लाल लालियों के। किस वजन ले जाने में सक्षम है, अभी चर्चा करेंगे। वैसे 4000 किलोग्राम तक का ही सक्षमता अभी हमारे पास है। अब हमारा आशीष देख लो, सवाल पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर को ही क्यों माने। तो तुम ना मानो, पड़ोसी को मानने दो, उसे आईएएस बनने दो, तुम हवलदार बनकर उस रीजन को ढूंढते चलना मेरे लाल। कहां पर टॉपिक कहां पूछ रहे हो, मैं साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूं और मेरा लाल अभी ज्योग्राफी में जीवन का आनंद ले रहा है। रीजनिंग की क्लास कब शुरू होगी रामदेव? रीजनिंग की कोई क्लास नहीं होगी, सीसेट की क्लास होगी। और इकोलॉजी इन्वायरमेंट अभी शुरू नहीं होगा, कीर्ति टाइम है अभी। धन्यवाद दुर्गेश। नासा कितने वेट का पेलोड लेकर जा सकता है? यही आप लोगों की गंदगी है कि आप कंपैरिजन करने लग जाते हो। नासा से भी ज्यादा है फाल्कन हेवी। हम देखेंगे 75,000 किलोग्राम वजन के उपग्रहों को ले जाने की ताकत है फाल्कन हेवी की। वो अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी का प्रक्षेपण यान है। भारत में सरकारी कंपनी होती है, वैसे विदेशों में प्राइवेट कंपनियां भी ये काम करती है। मैं सब बताऊंगा, पर मेरे लाल और लाली अभी तो हम जीवन में इतिहास पढ़ रहे थे। तुमने इतिहास का आनंद न लेकर किसी गंदी चीजों का आनंद और तुलना करने में चले गए। यही तुम्हारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है कि तुम तुलनाओं पर ज्यादा चले जाते हो। किरण को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ज्योग्राफी का लेक्चर है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का लेक्चर है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का लेक्चर है। वीरू का सवाल है कि कक्षा में उपग्रह क्यों घूमते? आएंगे मेरे लाल, आएंगे, उस सवाल का जवाब भी देंगे नेक्स्ट क्लास में। हम देखेंगे अभी इसके आगे की बातचीत। आप इन चीजों को जितना ज्यादा हो सके इसको रिवाइज करना। बिल्कुल मैं जानता हूं कि पीसीएस वाले पर मैं अभी पढ़ाऊंगा ना, अभी तो मैं इतिहास पर ही तो आया हूं, अभी तो मैं इतिहास पर भी आया हूं, अभी मैं इतिहास पढ़ा रहा हूं, अभी मैं इतिहास की शुरुआत कर रहा हूं। अब हम अभी एक एक टॉपिक पर आएंगे ना। कल हम संस्थाओं को देखेंगे, फिर मैं आपको कक्षाएं पढ़ाऊंगा कि कितने टाइप की कक्षाएं होती है, फिर मैं आपको उपग्रह पढ़ाऊंगा और उस दिन तुम्हें सवालों के जवाब मिलना स्टार्ट होंगे। फिर मैं तुम्हें प्रक्षेपण यान पढ़ाऊंगा, फिर प्रक्षेपण यान के बाद मैं नाविक पढ़ाऊंगा कि ये नाविक क्या है, फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा उसके बाद अंतरिक्ष कचरा क्या होता है, भारत के अलग अलग अंतरिक्ष जो अभियान है वो क्या होते हैं। लेकिन अभी जीवन प्रारंभ हुआ है तो आप रिवाइज करते चलिएगा, आप रिवाइज करते चलिएगा। सॉफ्ट लैंडिंग विकास हो जाने से हमारे देश में भी आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल अभी हम समझेंगे वो सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे सारी बातें समझ में आ जाए। लाइक जरूर करिएगा। बाकी मुझे आज पता है कि डिसलाइक इसलिए बढ़े होंगे क्योंकि कई लोगों को तकलीफ हुई होगी, कई लोगों को तकलीफ हुई होगी। पर याद रखिएगा, एक डिसलाइक मतलब कहीं ना कहीं आपने एक अच्छे काम करने वाले को डिमोटिवेट किया है, तो निश्चित ही आपका भी डिमोटिवेशन होगा। जो आप देते हैं वही लौट कर आता है। इसलिए कोशिश करिएगा जहां पर भी कुछ अच्छा हो वहां बुराई ना सही, अच्छाई ना सही, बुराई तो मत करिएगा। बाकी आप इसको रिवाइज करते चलिए, पढ़ते चलिएगा। और कल हम देखेंगे, अब इसमें कंटिन्यू साइंस और टेक की क्लास होगी, साइंस और टेक की क्लास होगी। जिन लोगों को ज्योग्राफी कंप्लीट करना है वो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आपके पास 7 डेज का फ्री ट्रायल भी है। आप सारी बातों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत।